कितने रेशियो हो गए थे हमारे? लिक्विडिटी रेशियो खत्म हो गया यानी हमारा, है ना। अब सोल्वेंसी रेशियो है बेटा। सॉल्वेंसी रेशियो में पहली रेशियो आ रही है आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो जितनी भी होंगी, इट मींस लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम एनालाइज करेंगे कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहली रेशियो आ रही है आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है। आई होप आप लोगों को बैलेंस शीट याद होगी, जो मैंने आप लोगों को बैलेंस शीट कराई थी रेशियो की क्लास में। आई थिंक सेकंड क्लास थी रेशियो की उसमें, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था बैलेंस शीट की एक लायबिलिटी साइड होती है, एक एसेट साइड होती है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मेजर 3 पॉइंट होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है उसके 2 हिस्से होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यानी जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है बीच वाली, उसको डेट कहते हैं। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। और जो करंट लायबिलिटी होती है और जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है, इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो टोटल डेट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? टोटल डेट मतलब करंट प्लस नॉन करंट दोनों लायबिलिटी। और जो नाम इसमें दिया गया इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, यानी लायबिलिटी का सबसे पहला पॉइंट। समझ आ गया? लायबिलिटी में कितने हिस्से होते हैं? मेनली 3, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को क्या कहते हैं? डेट। और शेयर होल्डर फंड को क्या कहते हैं? इक्विटी। समझ गए? तो रेशियो का नाम क्या है? डेट टू इक्विटी रेशियो। तो आप डेट टू इक्विटी रेशियो या ऐसी जैसी रेशियो ये है, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला कैसे बनाओगे? बड़ा आसान है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल दो। मुझे बताओ सबसे पहले नाम डेट है या इक्विटी है? जिसका नाम पहले आएगा वो ऊपर और जिसका नाम बाद में आएगा वो नीचे। डेट टू इक्विटी है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेट अपॉन इक्विटी। कल को ये डेट टू एसेट रेशियो होता तो फॉर्मूला क्या बन जाता? डेट अपॉन एसेट। क्या दिक्कत है? डेट टू इक्विटी, पहला नाम डेट है तो ऊपर क्या आएगा? डेट, नीचे क्या आएगा? इक्विटी। बेटा कंपनी के अंदर ज्यादा डेट भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा डेट होने का मतलब होता है, अगर आपकी कंपनी में डेट ज्यादा है इट मींस आपकी इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा होंगी। और कंपनी की अगर इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा है इट मींस कल को इंटरेस्ट पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे दिक्कत आ सकती है। बट इंटरेस्ट पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसके लिए अलग से रेशियो है, इसकी जरूरत नहीं है। डेट का होना भी बहुत जरूरी है। आपको सर डेट का होना हमारी कंपनी में क्यों जरूरी है? बेटा इसलिए जरूरी है, मैं आपको बताता हूं। मान लो मेरा कोचिंग सेंटर है और ये बिजनेस का स्मॉल साइज है और मैं इसको बिग बनाना चाहता हूं, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूं इसके अंदर, यानी इक्विटी डालूं, ओनर्स का पैसा डालूं, या मैं डेट का पैसा डालूं इसके अंदर। इक्विटी का पैसा डालूंगा तो रिस्क भी मेरा होगा और रिटर्न भी सारी मेरी होंगी। अगर डेट का पैसा डालूंगा तो उस केस में इंटरेस्ट जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। लेकिन एक फायदा है, इंटरेस्ट हमेशा प्रॉफिट से कम होता है। अगर हमें अपने ब्रांड पे, अपने एफर्ट्स पे भरोसा है तो इंटरेस्ट प्रॉफिट से हमेशा कम होता है। मैं लोगों को अपने बिजनेस के अंदर पार्टनर बनाऊं और पैसे इन्वेस्ट कराऊं, ओनर बनवाऊं कि आओ मेरी कंपनी के मालिक बन जाओ, तुम भी मेरे साथ पार्टनर बन जाओ, तो कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर बन गया, पैसा लगाएगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोन पे इंटरेस्ट तो जाएगा नहीं क्योंकि उसने तो पैसा लगाया तो मालिक बन गया, लेकिन उसके बदले में प्रॉफिट ज्यादा चला जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा चला जाएगा। इससे बेटर है हम कंपनी में डेट भी ले लें, बट डेट इतना ना ले लें कि लॉन्ग टर्म में हम उसको चुका ना पाए। तो ये रेशियो देखी जाती है बेटा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कंडीशन को देख के, कि भाई हम लॉन्ग टर्म में
अपने डेट को पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बन गया डेट टू इक्विटी रेशियो का? डेट अपॉन इक्विटी। एक बार आ जाओ बेटा, जहां डेट टू इक्विटी है, एक बार फटाफट से एक बार आ जाओ पेज नंबर 3.24, पेज नंबर 3.24, जिसके अंदर बेटा सोल्वेंसी रेशियो दे रखी है। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, राइट? शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी हमने कर ली, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो दोनों शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के ही थे। अब लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी है, जिसके अंदर पहला फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसके अंदर टोटल कितने फॉर्मूले हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी में? 5। यानी इस कैटेगरी के हमने 5 फॉर्मूले करने हैं बेटा। पहला फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो शो ए रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, and equity of the enterprise. It is computed to assess long-term financial soundness of the company. Long-term debt are external liability, include long-term borrowing and long-term provisions. वो मैंने आपको बताया है अभी. They are shown as non-current liability. Yes. Major component of long-term borrowing. Long-term borrowing में क्या क्या आ सकता है? कल को बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है या शॉर्ट टर्म बोरिंग है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है इसका डिवेंचर। कई बार क्वेश्चन में मिलेगा आपको डिवेंचर देखने को, तो समझ जाना डिवेंचर क्या होता है? डेट। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब डेट। डिवेंचर किसका हिस्सा होता है? डेट का। डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, मॉर्टगेज लोन, टर्म लोन फ्रॉम बैंक। टर्म लोन का मतलब भी हो गया अंडरस्टूड है लॉन्ग टर्म लोन, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट वगैरह। ठीक है। प्रोविजन इज मेड to meet a liability amount of which is not determined but is provided by making best estimates. Long term provisions are in the nature of long term liability. They are included in external equities. यानी long term provisions भी आएंगे। अब इसके अंदर बेटा शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है आपको पता ही है। लायबिलिटी में क्या क्या आता था शेयर होल्डर फंड में? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, बस 2 ही आते थे। और इसके अंदर क्या क्या आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, राइट? ये आप लोगों को पता ही है। डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? डेट अपॉन इक्विटी। और डेट टू इक्विटी रेशियो इज एक्सप्रेस एज प्योर रेशियो से 2:1। यानी डेट टू इक्विटी रेशियो एक प्योर रेशियो है, और प्योर रेशियो मतलब इसकी बेस्ट रेशियो क्या मानी गई? 2:1। समझ गए? एक बेटा इसके अंदर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, वो और मैं करा देता हूं, हो सकता है इसमें काम आ जाए, वरना आगे तो काम आएगा ही आएगा। लायबिलिटी में कितने पॉइंट बताए मैंने आपको? बताना 3। पहला कौन सा पॉइंट था? दूसरा, तीसरा। डेट किसको कहते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी को। टोटल डेट किसको कहते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी को। एक कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस के अंदर पैसा कितना इन्वेस्ट कर रखा है लोगों ने। बेटा पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट ओनली ओनर नहीं करता। शेयर होल्डर फंड मतलब किसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है? मालिक लोगों ने। नॉन करंट लायबिलिटी किसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है? बाहर के लोगों ने। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का मतलब क्या आप ये मान लोगे कि पैसा इन्वेस्ट कर रखा है? करंट लायबिलिटी को कह सकते हैं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दी मैंने, देनी है बट अभी नहीं दी, तो क्या मैं ये बोल दूं उसने मेरे बिजनेस में पैसा लगा दिया? अरे भाई सैलरी देनी थी, दे देंगे, उसने पैसा कहां से लगा दिया? करंट लायबिलिटी को कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। कैपिटल एम्प्लॉयड को 2 पॉइंट है कैपिटल एम्प्लॉयड के। कौन कौन से? पहले दोनों पॉइंट, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट, यानी ऊपर वाले दोनों पॉइंट होंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, नीचे वाले दोनों पॉइंट होंगे टोटल डेट, और बीच वाला पॉइंट होगा डेट। ये याद रखना, कल को क्वेश्चन में टर्म्स आएंगी तो आपको पता होना चाहिए बेटे। हाँ जी, इसका और उसका लेना देना अलग है। गुडविल बेटा ओनली ओनर से रिलेटेड होती है, इसलिए अलग अलग है। हाँ जी, डेट टू इक्विटी रेशियो इज कैलकुलेटेड टू मेजर द रेशियो in which long term borrowing and external funds and shareholder funds are invested in the company to assess long term financial position। यानी कल को आपसे कोई एक्सटर्नल पूछे कि डेट टू इक्विटी रेशियो कौन सी रेशियो है, आप लोग सर डेट टू इक्विटी रेशियो कौन सी रेशियो है? सोल्वेंसी रेशियो है।
वो कहेंगे सोल्वेंसी का मतलब लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है। आप बोलोगे सोल्वेंसी रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म। क्वेश्चन करेगा कि करंट रेशियो कौन सी रेशियो है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी या शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। करंट रेशियो कौन सी सोल्वेंसी है, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। क्वेश्चन करेगा डेट टू इक्विटी रेशियो कितनी अप्रोप्रिएट है, आप कहोगे 2:1। करंट रेशियो कितनी अप्रोप्रिएट है, 2:1। एसिड टेस्ट रेशियो यानी क्विक रेशियो कितनी अप्रोप्रिएट है, कर लोगे ना। चलो अब आ जाओ आप सीधे क्वेश्चंस पे। पेज नंबर 3.107, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 3.107। आपको बेटा क्या दे रखी है, टोटल एसेट दे रखी है नहीं दे रखी। देखो कैसे निकालेंगे चीजें, टोटल एसेट दे रखी नहीं दे रखी। जैसे टोटल एसेट आई ना, अपने दिमाग में बैलेंस शीट की पिक्चर ले आया करो। जब तक बैलेंस शीट की पिक्चर हमारे दिमाग में नहीं होगी फॉर्मूले निकलेंगे नहीं। टोटल एसेट दे रखी है और हमें पता है बेटा टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है। तो टोटल एसेट कितनी है इसमें, 2,60,000। तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होंगी, 260। और टोटल लायबिलिटी में 3 ही पॉइंट है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट और करंट लायबिलिटी का टोटल दे रखा है, टोटल डेट 180। बेटा टोटल लायबिलिटी में से टोटल डेट माइनस कर दो तो कौन सा पॉइंट बचेगा, बस ऊपर वाला, यानी शेयर होल्डर फंड। तो लिखो टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है, शेयर होल्डर फंड को एज इट इज लिख दो। टोटल डेट कितने हैं, सॉल्व कर लो बेटा, शेयर होल्डर फंड आ जाएंगे। 180 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा 260 में से, तो शेयर होल्डर फंड कितने आ गए, 80,000। तो शेयर होल्डर फंड मिल गया आपको। शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी 80,000 होगी इक्विटी। डेट कितना है बेटा, क्वेश्चन में टोटल डेट दे रखा है। अब टोटल डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, नॉन करंट और करंट दोनों, नॉन करंट और करंट दोनों, दोनों के टोटल को टोटल डेट कहते हैं। टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी हटा दो 20,000, टोटल डेट 180 में से 20 हटा दो तो डेट कितने बचे, 160। फॉर्मूला सोल्व करोगे 2:1, एप्रोप्रिएट रेशियो ही आ गई 2:1। कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 39, अगेन डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल किसका हिस्सा होगा, इक्विटी का, जनरल रिजर्व्स इक्विटी का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इक्विटी का। इन तीनों को प्लस करोगे तो इक्विटी आएगी। तो देखो कि इक्विटी कितनी आएगी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, तीनों को प्लस कर दो, 5 लाख प्लस 90,000 प्लस 50,000, 6,40,000। डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बताओ कितने रुपए होगा डेट, 1,30,000। डिवेंचर ही है इसमें डेट, तो बस फॉर्मूला लगाओ, 6 लाख डेट यानी 1,30,000। फॉर्मूला क्या है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट 1,30,000 है, इक्विटी 6,40,000 है। पॉइंटों में आंसर आएगा 0.203:1। डेट बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा। यानी ये कंपनी ऐसी है जिसमें मालिक लोगों का पैसा ही लगा हुआ है सिर्फ, डेट बहुत ज्यादा कम है।
कर लोगे? अब क्वेश्चन नंबर 40 करो। क्वेश्चन नंबर 40 करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो अपॉन डेट अपॉन इक्विटी। बेटा जो 10,000 इक्विटी शेयर्स है ना, 2 लाख, ये इक्विटी का हिस्सा है। 5,000 जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये भी इक्विटी का हिस्सा है। जनरल रिजर्व भी इक्विटी है, सरप्लस भी। पहले चारों पॉइंट इक्विटी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 में पहले चारों पॉइंट इक्विटी है। 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 40,000, कितना हो गया टोटल इक्विटी? 430। और डेट ओनली डिवेंचर है बेटा 1.5 लाख रुपए। तो डेट अपॉन इक्विटी फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। डेट के रूप में तो ओनली डिवेंचर है इसमें 1.5 लाख रुपए, इक्विटी के रूप में 390 430। इसको सोल्व करोगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा 0.35:1। ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो आंसर पॉइंट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। इसमें बैलेंस शीट को याद करके देखना, अपने आप ध्यान आ जाएगा क्या कुछ निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ना एक बार। देखो बेटा, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 5 लाख, इक्विटी 15 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख। अब इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है बेटा, और नीचे कह रहा है क्वेश्चन रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में तो सारे रिजर्व आते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होगा, तो उसको 1 लाख को अलग से प्लस मत करना। तो कैसे आएगी? 5 + 15 20, 20 + 4 24 लाख की इक्विटी आएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इक्विटी में प्लस अलग से नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन रिजर्व्स। 4 लाख की फिगर में वो 1 लाख का प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको अलग से प्लस मत करना। तो इक्विटी कितनी आएगी? 24 लाख। इक्विटी बेटा 24 लाख आएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा होता है। और डेट तो दे ही रखे हैं बेटा 30 लाख। फॉर्मूला लगा दो, डेट अपॉन इक्विटी। एक करंट रेशियो निकालनी है बेटा, वो तो आसान है। करंट एसेट दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, वो तो फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 42 पे आ जाओ। नेक्स्ट तो करंट रेशियो है बेटा, करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। में भी डेट टू इक्विटी है। अब डेट देखो क्या क्या दे रखे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों को प्लस कर दो, डेट आ जाएगा 420 और 1,40,000। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी दे रखी है? 420 + 140। डेट तो बेटा पॉइंट नंबर 2 होता है ना, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में 2 ही होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन बस।
डेट आ गए आपके, डेट आ गए। अब आपको ना बेटा शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए इस क्वेश्चन में यानी इक्विटी निकालने के लिए टोटल लायबिलिटी पता होनी चाहिए। कौन सी लायबिलिटी पता होनी चाहिए? टोटल लायबिलिटी क्वेश्चन ने दे नहीं रखी, लेकिन टोटल एसेट निकालने के लिए पॉइंट दे रखे हैं। टोटल एसेट निकाल लो। टोटल एसेट किसके बराबर होती है? टोटल लायबिलिटी के। तो टोटल एसेट कैसे निकलेगी देखो एक बार। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 840, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटा दो इसमें से। नेट वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है एसेट की? 7 लाख। 7 लाख तो ये हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गई, और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज, ये तीनों कितना हो गया? 7,70,000। 770 में करंट एसेट प्लस कर दो 3.5। 7,70,000 प्लस 3.5 करंट एसेट 11-20। तो टोटल एसेट कितनी आ गई? टोटल एसेट कितनी आ गई? 11-20। तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होंगी? 11-20। 11-20 में से डेट हटा दो, करंट लायबिलिटी दे रखी है, करंट लायबिलिटी हटा दो, तो क्या बचेंगे आपके? क्या बचेंगे? शेयर होल्डर फंड। करो, पहले आप टोटल एसेट निकालोगे बेटा। टोटल एसेट में 2 पॉइंट होते हैं मेन, एक नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। करंट एसेट दे रखी है क्वेश्चन ने आपको 3.5 लाख की। नॉन करंट एसेट के लिए काफी पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है आपका फिक्स एसेट, कितने की दे रखी है? 840 माइनस 140 यानी 7 लाख। एक पॉइंट दे रखा है आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, $14। एक लास्ट पॉइंट दे रखा है आपको लॉन्ग टर्म एडवांसेस। एडवांसेस मतलब एसेट। ये लो बेटा, टोटल एसेट आ जाएगी। इन सबको प्लस कर दो, टोटल एसेट आ जाएगी। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है। टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी हटा दो और डेट हटा दो, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। करो से बस। टोटल एसेट कितनी आ गई बेटा एक बार बताओगे? कितना था? 11 लाख। तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी? 11-20। टोटल लायबिलिटी 3 पॉइंट होते हैं बेटा, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी 11.2 है। शेयर होल्डर फंड सेम ले लो। डेट हमने निकाला था, कितना था डेट? 5.6 लाख प्लस ये तो दे ही रखा है करंट लायबिलिटी। बैलेंसिंग वैल्यू बच जाएगी बेटा। इन दोनों प्लस की वैल्यू को इधर माइनस कर दो। तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकालोगे? 11.2 लाख में से 2.8 लाख माइनस कर दो और 5.6 माइनस कर दो, कितने आगे शेयर होल्डर फंड? हाँ, 43 पे आना एक बार। डेट टू इक्विटी निकालना है। टोटल डेट दे रखे हैं 6 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख। तो टोटल में से करंट लायबिलिटी हटा दो, डेट बच जाएगा 6 माइनस 2। तो डेट बच गया कितना? 4 लाख। डेट 4 लाख बच गया। अब कैपिटल इंप्लॉयड दे रखी है, क्या बताया था कैपिटल इंप्लॉयड? ऊपर वाले दोनों पॉइंट, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट। तो करंट कैपिटल इंप्लॉयड 6 लाख है, 6 लाख को रख दो डेट प्लस इक्विटी। डेट आपको निकली गया था ऊपर 4 लाख, 4 लाख प्लस इक्विटी, तो इक्विटी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख। तो डेट अपॉन इक्विटी कर दो, 4 लाख अपॉन 2 लाख, आंसर आ जाएगा 2:1। क्लियर बेटा? टोटल डेट दे रखे हैं आपको, करंट लायबिलिटी दे रखी है। टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी हटा दो, डेट बच जाएंगे। फिर कैपिटल इंप्लॉयड दे रखी है। कैपिटल इंप्लॉयड ऊपर वाले दोनों पॉइंट होते हैं, डेट प्लस इक्विटी।
करो शाबाश। 43। मैंने आपको बताया था टोटल डेट क्या होते हैं, डेट प्लस करंट लायबिलिटी। एक तो ये फॉर्मूला लगा लो, डेट आ जाएंगे आपके। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट। एक ये फॉर्मूला लगा लो, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा इससे। ये दो फॉर्मूले लगेंगे, आंसर सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हम, 44 में बेटा टोटल एसेट दे रखी है 14 लाख की। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है, तो टोटल लायबिलिटी आ गई। टोटल लायबिलिटी में से टोटल डेट हटाओगे तो शेयर होल्डर फंड आ गए। टोटल लायबिलिटी में से टोटल डेट हटाओगे तो शेयर होल्डर फंड आ गए। कैपिटल इंप्लॉयड दे रखी है आपको, कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला लगाओ, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, तो डेट आ जाएंगे। टोटल लायबिलिटी में से टोटल डेट हटा दो, शेयर होल्डर फंड आ जाएंगे बेटा, शेयर होल्डर फंड आ जाएंगे। कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन में दे रखी है तो ये अपने आप निकल जाएगा डेट इस फॉर्मूले से। करो सोल्व। 44 टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है। टोटल एसेट 14 लाख दे रखी है, तो ये भी 14 हो गई। टोटल लायबिलिटी टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड होता है। टोटल लायबिलिटी 14 लाख आ गई। टोटल डेट क्वेश्चन दे रखे हैं 12 लाख, तो शेयर होल्डर फंड आ जाएंगे बेटा इससे। दो लाख। कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला लगा दो, कैपिटल इंप्लॉयड होती है डेट प्लस कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन में दे रखी है आपको 10 लाख। डेट आपने निकालना है, शेयर होल्डर फंड यहां से मिल गए 2 लाख, तो डेट अपने आप निकल जाएगा। 10 में से 2 हटाओगे 8 लाख। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, डेट अपॉन इक्विटी। हाँ जी, नहीं, इसमें इस चैप्टर का ना सोच अलग है। इस चैप्टर में ये नहीं देखा जा रहा कि बिजनेस के अंदर मालिक के पैसे से कितना पैसा कमा रहे हैं, उसके लिए प्रोप्राइटरी रेशियो अलग से है। जो तुम सोच रख रहे हो उसके लिए रेशियो अलग बना दी गई, उसका नाम रख दिया गया प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी में ओनली शेयर होल्डर फंड आएंगे, उसमें नहीं आएंगे। इसमें अलग है कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब इस चैप्टर का मतलब है कि टोटल पैसा कैपिटल का कितना लगा है। कैपिटल मतलब ओनली जो अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना, कैपिटल का मतलब मालिक का पैसा, यहाँ पे वो नहीं है। कैपिटल का मतलब मालिक का पैसा। कैपिटल इंप्लॉयड मतलब इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, और बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट तो बेटा कोई भी कर सकता है। मैंने बैंक से अगर 10 लाख का लोन ले रखा है 10 साल के लिए, तो बैंक ने मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी। कैपिटल इंप्लॉयड वो मतलब है इस चैप्टर में। यहाँ पे 45 में बेटा कैपिटल इंप्लॉयड दे रखी है, शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं। कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला सामने लिखा है, डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। तो बेटा कैपिटल इंप्लॉयड दे रखी है, शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं, डेट निकाल लो फॉर्मूला लगा के, आंसर आ जाएगा। 45 कर लो बेटा, ये फॉर्मूला लगा के कैपिटल इंप्लॉयड का अपने आप हो जाएगा। करो शाबाश। कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। कैपिटल इंप्लॉयड 8 लाख गिवन है, शेयर होल्डर फंड 2 लाख गिवन है, तो डेट निकाल लो। बैलेंसिंग वैल्यू 8 माइनस 2 6 लाख, तो डेट 6 लाख आ जाएंगे। फॉर्मूला लगाओ 6 लाख अपॉन 2 लाख, 3:1 आ जाएगी रेशियो। हो जाएगा। 46 पढ़ो, मजेदार क्वेश्चन है 46।
46 करो। ये नालायक बच्चे करते हैं, पहले समझदार बच्चे तो समझेंगे क्वेश्चन को। 46, किंग लिमिटेड हैज करंट रेशियो ऑफ 2.5:1। करंट रेशियो आपको दे दी बेटा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी फॉर्मूला होता है। करंट रेशियो दे दी 2.5/1। अब करंट रेशियो 2.5:1 है ना, इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपया है तो करंट एसेट कितने रुपए है? 2.5, 2.5। अगर करंट लायबिलिटी 1 लाख है तो करंट एसेट कितनी है? 2.5 लाख। यही हुआ ना। तो हम इससे क्या करेंगे, हम करंट लायबिलिटी को एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स। तो करंट एसेट कितनी होगी? 2.5x। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले से ये पता कर लिया, अगर हम करंट लायबिलिटी को एक्स मान लें तो करंट एसेट हो जाएंगी 2.5x। करंट रेशियो के फॉर्मूले से अगर मैं करंट लायबिलिटी को x मान लूं तो करंट एसेट 2.5x हो गई। और क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है बेटा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला था करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 1,20,000। करंट एसेट कितनी है? 2.5x। लायबिलिटी कितनी है? x। तो 1,20, 2.5x में से x माइनस करो, कितना रहेगा? है 1.5x। 2.5 में से 1 माइनस कर दो, 1.5x। x के 1.5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x रखो। 1,20 डिवाइड बाय 1.5, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई है? 80,000। x क्या माना था आपने? हाँ जी, करंट लायबिलिटी माना था, और हमें करंट लायबिलिटी चाहिए थी। क्वेश्चन ने आपको, देखो एक बार चेक करना, क्वेश्चन ने आपको टोटल डेट दे रखा है, दे रखा नहीं दे रखा? 280। 280 टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी 80 हटा दूंगा तो डेट कितना बचेगा? 2 लाख। डेट मिल गया आपको, डेट मिल गया। अब आपको चाहिए शेयर होल्डर फंड। आपको टोटल एसेट दे रखी है, क्वेश्चन में देखो टोटल एसेट दे रखी है। टोटल एसेट किसके बराबर होती है? टोटल लायबिलिटी में से अगर टोटल डेट हटा देंगे नीचे वाले दोनों पॉइंट, तो ऊपर वाला कौन सा पॉइंट बचेगा? शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड भी करो। अब करंट लायबिलिटी 80 आ गया आपका, फॉर्मूले से निकल गया करंट लायबिलिटी बेटा। करंट रेशियो से करंट लायबिलिटी आपका 80,000 निकल गया। टोटल डेट दे रखे हैं, टोटल डेट होते हैं डेट प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में 2,80,000। डेट हमें चाहिए, करंट लायबिलिटी हमें फॉर्मूले से मिल गई थी 80, तो डेट आएगा बेटा 2 लाख। डेट आ गया 2 लाख। और उधर टोटल एसेट दे रखी है। टोटल एसेट बेटे टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है। टोटल एसेट 380 है, तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी? 380। टोटल लायबिलिटी में क्या क्या पॉइंट होते हैं? एक तो शेयर होल्डर फंड होता है, एक डेट होता है, एक करंट लायबिलिटी होती है। टोटल लायबिलिटी 3.8 लाख है, शेयर होल्डर फंड हमें पता नहीं। डेट प्लस करंट लायबिलिटी दोनों को तो टोटल डेट कहते हैं ना, वो दे रखे हैं 2.8। तो बेटा शेयर होल्डर फंड बच जाएंगे इस इक्वेशन से। ये 2.5 उधर चला गया, 2.8 कितना रह गया उधर? 1 लाख। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। फोर्टी सेवन भी फॉर्मूला लगा के करो बेटा। 47 में क्विक रेशियो दे रखी है,
क्विक रेशियो क्या होती है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को एक्स मान लेना, करंट लायबिलिटी को एक्स मान लेना, तो क्विक एसेट कितनी आ जाएंगी? 1.5x। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आई जो वो करंट लायबिलिटी होगी, 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्विक एसेट आ जाएंगी। क्विक एसेट में इन्वेंट्री प्लस कर लेना, करंट एसेट आ जाएंगी। करके देखो, ट्राई करो, 47 अपने आप ट्राई करो। बेटा क्वेश्चन नंबर 47 ट्राई करो, क्विक रेशियो से निकलेगा। क्विक रेशियो होती है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो दे रखी है आपको 1.5 अपॉन 1, यानी करंट लायबिलिटी को x मान लूं तो 1.5x होगा, यानी लिक्विड एसेट कितनी आ गई? लिक्विड एसेट 1.5x, करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? x। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला दे रखा है बेटा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको 1,20,000, है ना। करंट लायबिलिटी दे हमने निकल गई x। अब करंट एसेट निकालनी है बेटा, हमें लिक्विड एसेट मिल गई 1.5x, है ना। लिक्विड एसेट किससे निकलती है? करंट एसेट से। करंट एसेट से लिक्विड एसेट बनाने के लिए मैंने दो चीजें माइनस कराई थी, याद रखो, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो है नहीं, यानी इसमें इन्वेंट्री माइनस हो रखी है। अगर मैं करंट एसेट निकालना चाहता हूं तो लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री प्लस कर देता हूं, वापस 1.5x प्लस, अब क्या चाहिए हमें? करंट एसेट। करंट एसेट करंट लायबिलिटी के 1.5 गुना है, तो अगर ये 80 है तो करंट एसेट कितनी होंगी? 80 इंटू 1.5 कितना हो गया? 1। करंट एसेट तो वैसे चाहिए नहीं हमें, हमें क्या चाहिए थी? करंट लायबिलिटी। कौन सा कर रहे थे? 47। टोटल डेट दे रखे हैं बेटा 280। टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी 80 हटा दो, कितनी बचेगी? करंट सॉरी डेट कितना बचेगा? 2 लाख। और टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है। टोटल लायबिलिटी में से टोटल डेट हटाओगे तो शेयर होल्डर फंड कितने बचेंगे? 1 लाख। कर लो सोल्व। मेन तो यही था बेटा, करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी, बस इसमें। फोर्टी एट में बेटा रीजन देने हैं कि रेशियो विल इंक्रीज डिक्रीज या नो इफेक्ट। चलो ठीक है, रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन इक्विटी। ऑलरेडी क्या रेशियो दे रखी है इसमें? 2 मतलब 2:1। मैं डेट को 2 लाख मान लेता हूं और इक्विटी को 1 लाख मान लेता हूं, तो अपने यहाँ रेशियो 2 आ जाएगी। 2 मतलब 2:1, है ना। ये एज्यूम कर लिया 2 लाख 1 लाख ऐसे ही। अब पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, सेल ऑफ लैंड। लैंड की बुक वैल्यू, यानी बुक्स में जो वैल्यू थी 4 लाख की, 4 लाख की चीज बेटा 5 लाख में बेच रहे हो, तो 4 लाख की लैंड बेचने से क्या होगा? एसेट कम होंगी और पैसा आएगा, तो कैश करंट एसेट का पार्ट है। करंट एसेट तो इसमें कहीं है ही नहीं। लैंड गई है, वो फिक्स एसेट का पार्ट है, कहीं है ही नहीं। बट 4 लाख की चीज बेटा 5 लाख में बेचोगे तो कितना रुपए आएगा आपके पास? 1 लाख रुपए आएगा। तो 1 लाख रुपए क्या है? ये प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका होता है बेटा इन दोनों में से बताना? इक्विटी का ना। तो ऊपर वाला डेट तो सेम रहेगा, डिवेंचर थोड़ी चेंज होंगे, लेकिन इक्विटी बढ़ जाएगी। 1 लाख की जगह कितनी हो जाएगी? 2 लाख। 2 लाख, 2 लाख। थोड़ी वैल्यू थोड़ी ज्यादा कर ले, क्योंकि सेम वैल्यू आ गई है, तो
क्योंकि इसमें 1-1 लाख दे रखा है ना, ये तो हमारे हाथ में ना, कुछ भी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 10 लाख अपॉन 5 लाख, तो रेशियो तो वही बन गई ना 2:1। अब थोड़ा ठीक हो जाएगा, डेट तो सेम रहेंगे 10 लाख के ही, इक्विटी बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 में 1 लाख प्लस कर दो 6 लाख। पहले रेशियो 2:1 थी बेटा, क्या अब 2:1 आ सकती है? 10 लाख को 6 से डिवाइड करोगे 2:1 नहीं आएगी, 2 से ज्यादा आएगा कम आएगा, कम या ज्यादा? तो आपको तो बस यही बताना है कम या ज्यादा, डिक्रीज, रेशियो विल डिक्रीज। पॉइंट नंबर 2, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बेटा अगर इक्विटी शेयर इश्यू करोगे 10 लाख के, तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, बताओ कौन सी बढ़ेगी शेयर कैपिटल से, डेट बढ़ेगी या इक्विटी बढ़ेगी? नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, अगेन रेशियो विल डिक्रीज, नीचे वाली वैल्यू बढ़ने का मतलब रेशियो विल डिक्रीज। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडम्पशन ऑफ 13% डिवेंचर्स वर्थ ₹10 लाख। डिवेंचर रिडीम कर दिए, डिवेंचर रिडीम कर लो, डिवेंचर का पैसा दे दिया। बेटा डिवेंचर का पैसा दोगे तो प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करोगे तो इक्विटी बढ़ेगी या डेट बढ़ेंगे? इक्विटी बढ़ेगी या डेट बढ़ेंगे? इक्विटी तो इंक्रीज होगी और डेट डिक्रीज होंगे, ऊपर वाली चीज कम होगी, नीचे वाली चीज बढ़ गई, तो रेशियो विल डिक्रीज। क्लियर? और कभी भी बेटा अगर ये क्वेश्चन कह रहा है ना 13% डिवेंचर्स रिडीम कर दिए, बेटा जब रिडीम करे जाते हैं ना 13% डिवेंचर या 12% डिवेंचर, कोई भी डिवेंचर, वो करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। ये पॉइंट इस चैप्टर में खासकर ध्यान रखना, एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अगर आप डिवेंचर को रिडीम कर रहे हो तो उसको आप कौन सी लायबिलिटी दिखाते हो, नॉन करंट लायबिलिटी या करंट? करंट, क्योंकि एवरी ईयर 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती है। अगर मैंने इस साल 31 मार्च 2024 को बैलेंस शीट बनाई होगी, है ना, और मेरे नॉन करंट लायबिलिटी में 5 लाख के डिवेंचर पड़े होंगे और मुझे ये पता होगा 5 लाख में से 1 लाख इसी साल वापस करने हैं, तो 5 में से 1 लाख डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी से हटाऊंगा और कहां ले आऊंगा, करंट लायबिलिटी में करंट मैच्योरिटी ऑफ डिवेंचर लिखिए, क्या लिख दूंगा, करंट मैच्योरिटी ऑफ डिवेंचर। तो करंट मैच्योरिटी ऑफ डिवेंचर क्या होगी, करंट लायबिलिटी, उसको नॉन करंट लायबिलिटी नहीं कहते। ये आगे वाले क्वेश्चनों में ध्यान रखना, ठीक है, कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज वाला। 49 वही है इंक्रीज डिक्रीज वाला। बेटा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इश्यू करोगे तो इक्विटी बढ़ जाएगी, डिवेंचर सेम रहेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कुछ नहीं होगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को रिडीम करोगे डेट कम हो जाएंगे, इक्विटी सेम रहेगी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीद रहे हो, डेट और इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कर लेना बेटा सारे। 51 में तो आसान है, देखो 51 में बैलेंस शीट दे दी आपको, इक्विटी कितनी होगी एक बार चेक करोगे, इक्विटी 51 में बेटा ऊपर वाला पहला पॉइंट देख लो ना, शेयर होल्डर फंड, बस नहीं 10 लाख नहीं, 10 लाख तो कैपिटल, 10 + 2 40, 12 40, और डेट कितने होंगे, 2.5 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी दे तो रखी है, कर लोगे, ये है बेटे। अब है पॉइंट नंबर 2, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू, तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, पहले नाम किसका आया, तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, टोटल एसेट अपॉन, क्या तुम्हें डेट नहीं पता क्या होता है, डेट सबको पता है ना, टोटल एसेट सबको पता है, फॉर्मूले लगाओ आगे क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन 52 से लेकर 59 तक अपने आप करोगे बेटा, मैं कुछ नहीं बताने वाला, जहां डाउट होगा मेरे से पूछ लेना, कुछ क्वेश्चन अपने आप भी करो। 52 से 59 तक अपने आप करो। क्वेश्चन नंबर 55 में, 55 में टोटल डेट कितने हैं, 15 लाख। 15 में से करंट लायबिलिटी 5 लाख हटा दो तो डेट कितने बचेंगे, 10 लाख। तो आगे डेट, कैपिटल इंप्लॉयड होती है शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, तो कैपिटल इंप्लॉयड से डेट हटा दो अब 10 लाख के, तो शेयर होल्डर फंड कितने बच गए, 5 लाख। तो डेट आगे 5 लाख। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है, टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है, टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड, 15 + 5, तो टोटल एसेट कितनी आ गई, 20 लाख। फिफ्टी 57 में अगर मैं डिस्कस करूं,
क्वेश्चन नंबर 57 को अगर डिस्कस करूं तो बेटा टोटल डेट 12 लाख के दे रखे हैं, तो टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी हटा दो। करंट लायबिलिटी क्या क्या है? क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, चारों पॉइंट हटा दो तो डेट बच जाएगा। टोटल एसेट दे रखी हैं, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। आसान है बेटा, कोई पॉइंट नहीं आता तो पूछ लो आप लोग, मुझे तो नहीं लगता। नहीं, 58 में भी इक्विटी कैपिटल दे रखी है, सरप्लस, रिजर्व्स, ये 3 पॉइंट तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट है बेटा। इक्विटी कैपिटल 4 लाख, सरप्लस बैलेंस 1 लाख 5 प्लस 70,000 रिजर्व्स, 5,70,000 तो शेयर होल्डर फंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 58 में शेयर होल्डर फंड में 3 पॉइंट आएंगे, कैपिटल, सरप्लस और रिजर्व्स। और डेट में आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो डेट आ गया, शेयर होल्डर फंड आ गए, करंट लायबिलिटी आ गई, तीनों को प्लस करोगे टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होती है, 58 भी हो जाएगा। बस ये 59 तक कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 60 से यानी प्रोप्राइटरी रेशियो मैं कल की क्लास में कराऊंगा आपको, ठीक है? तो कोशिश करेंगे हम कल प्रोप्राइटरी रेशियो खत्म कर दें, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो खत्म कर दें, ये 2 रेशियो खत्म हो जाएंगी कल आराम से, ठीक है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फिर बुधवार की क्लास में खत्म कर देंगे। आज कितनी तारीख होगी? 6। कोशिश करेंगे बेटा 18 तारीख तक, 17-18 तारीख तक हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे और फिर दिवाली तक हम इस बुक को खत्म कर देंगे। मेन यही है, सीएफएस हमारा हो ही गया था, उसके बाद हमारा बचा है आपका कंपैरेटिव और फर्स्ट 2 चैप्टर थ्योरी, डेट्स इट। प्रैक्टिकल आसान है, वो 1 क्लास का चैप्टर है, 2 क्लास लगवाएंगे उस पर, मतलब उसमें कुछ खास है नहीं, लगाएंगे उस पर 2 क्लास लेके, ठीक है? तो कोशिश करेंगे हम आपका सिलेबस जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 नवंबर तक खत्म कर दें। 15 नवंबर तक मैं खत्म कर दूंगा तुम्हारा सिलेबस। 15 नवंबर के बाद जो भी अपने 3.5 महीने बच जाएंगे करीब करीब, फरवरी पूरा तुम्हारा बचेगा क्योंकि तुम्हारे पेपर तो मार्च में स्टार्ट होंगे, ठीक है? नॉर्मल फरवरी से होते हैं बट तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो मार्च से स्टार्ट होंगे। फरवरी तुम्हारा पूरा, जनवरी तुम्हारा पूरा, दिसंबर तुम्हारा पूरा, 3 महीने तो पूरे पूरे बचेंगे तुम्हारे पास। अगर मैं 15 नवंबर तक भी खत्म नहीं करूंगा, थोड़ा सा डिले करूंगा क्योंकि मैं बीच में टेस्ट भी ले रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा 30 नवंबर होगा मैक्सिमम। बट मुझे लगता नहीं 30 नवंबर तक जाने की जरूरत है क्योंकि सिलेबस कम बचा है, 15 नवंबर तक हम खत्म कर देंगे। उसके बाद बेटा बाकी के 3-3.5 महीने जो चैप्टर आप मुझे बोलोगे वो चैप्टर मैं दोबारा करा दूं। लेकिन एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस करना आप लोगों के हाथ में है। अब आपके पास टाइम ज्यादा बचेगा, अभी तक टाइम कम बच रहा था, अब 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद ना तुम्हारे पास टाइम ज्यादा बचेगा क्योंकि सारे सब्जेक्टों का सिलेबस खत्म हो चुका होगा, मैथ्स का सिलेबस खत्म हो चुका होगा, अकाउंट्स का हो चुका होगा, इकोनॉमिक्स का, ट्यूशन सेंटरों पे सारे सिलेबस खत्म करवा चुके होंगे, तो एक टेंशन मिट गई कि भाई सिलेबस तो खत्म। स्कूल में भी सिलेबस खत्म करवा के प्री बोर्ड लेके तुम्हें फ्री कर देंगे कि जाओ, ठीक है? अब पीछा छोड़ो हमारा, तो आप घर पे वीक में 7 डेज में से 5 डेज रह सकते। स्कूल में मतलब स्कूल में 1-2 दिन जाओगे तब भी चलेगा, स्कूल में बस राजी खुशी पूछने के लिए दोस्तों की, है ना, टीचरों की, चले गए कि ठीक ठाक चल रहा है मैडम, चलो अब देखें अगली बार कब आएंगे, तो ये चलेगा। इट मीन्स तुम्हें टाइम ज्यादा मिलेगा पढ़ने का, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा। तो बेटा अपना प्रैक्टिस करो और हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो। अकाउंट्स में जो चैप्टर आपको आते हैं ना उसकी प्रैक्टिस जम के करो, जो चैप्टर आप लोगों को नहीं आते हैं, थोड़े वीक है, वो मेरे को बताना, वो चैप्टर मैं तुम्हें दोबारा कवर करा, क्योंकि हमारा सिलेबस टाइम से पहले हो गया, काफी जल्दी हो गया। अब हमारे पास 3 महीने 3.5 महीने बचेंगे, तो 3 महीने 3.5 महीने में अगर आप मेरे को बोलोगे पार्टनरशिप करा दो सर, पार्टनरशिप पूरी करवा दूंगा।
पूरी पार्टनरशिप पहले चैप्टर से 7 चैप्टर तक दोबारा करा दूं, लेकिन वही चैप्टर आपका करने का फायदा है जिन चैप्टरों में आपको दिक्कत ज्यादा है। क्योंकि अगर दिक्कत है बेटा प्रैक्टिस की वजह से, तो मैं दोबारा भी करवा दूंगा ना, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहां दिक्कत है वो तो आप कर नहीं रहे। तो अगर प्रैक्टिस के कारण दिक्कत है तो प्रैक्टिस आप करो, चाहे आप बेटा यहां आके करो। 3-4 बच्चे जैसे हम टीटीएस में आके बैठ जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज गुड डिसीजन। वो आपस में प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, इससे उनकी स्किल्स और उनकी ग्रिप बढ़ेगी उन टॉपिक के ऊपर। तो आप घर बैठो या यहाँ की करो, प्रैक्टिस करो, और जो चैप्टर आपको टफ लगेंगे एक बार सिलेबस होने दो 10 नवंबर 15 नवंबर तक, उसके बाद उन चैप्टरों को हम दोबारा कवर। ठीक है, नेक्स्ट मंडे आपकी इसी चैप्टर पे क्लास रहेगी, वेडनेसडे भी आपकी इसी चैप्टर पे क्लास रहेगी बेटा। फ्राइडे अगेन मैं टेस्ट लूंगा, और इस बार टेस्ट जो होगा वो पार्टनरशिप का होगा। ठीक है, पार्टनर नहीं, पार्टनरशिप के किसी एक चैप्टर का। अभी कोई ये जो वीकली टेस्ट होंगे ये कोई सिलेबस के नहीं होंगे, चैप्टर वाइज कि एडमिशन का टेस्ट है जी। और बेटा जरूर दो, टेस्ट देने से तुम्हें ये पता लगेगा कि एडमिशन आता है या नहीं आता। टेस्ट में 3 क्वेश्चन है, तीनों कर दिए तो आता है, और नहीं हो पाए तो नहीं आता। घर जाके उस चैप्टर को दोबारा करो फिर। ठीक है, चलो, थैंक यू।